लीजिए बाबू, फाइनली हम आपके सामने प्रेजेंट हैं, हम आपके सामने आ चुके हैं और एकदम शानदार तरीके से आप लोगों को फिर से आज हिंदी का दूसरा नंबर चैप्टर उसने कहा था, इस चैप्टर को आज हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। ठीक है ना प्रिंस सर, आप अपने प्यारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए कि परीक्षा में 495 प्लस नंबर आए। क्या बात है भाई, हमारा तो आशीर्वाद पूरा है, भर भर का आशीर्वाद है हमारे पास। जितना आशीर्वाद का खजाना है ना, सब ले लीजिए। हम तो चाहते हैं कि बस आप 495 नंबर बस ले आइए। इसमें सिर्फ आप ही का नहीं, हमारा भी बड़ा नाम होगा। ठीक है ना है? अगर आपको हम आशीर्वाद दें, अगर अच्छा नंबर आ जाए तो इसमें सिर्फ आप ही का नहीं बाबू, हमारा भी बहुत नाम होगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छा नंबर लाइए, बहुत अच्छा नंबर लाइए। चलिए आज की इस शानदार सी कहानी को शुरू करते हैं, एकदम शानदार अंदाज में, शानदार तरीके से। ठीक है ना, आज की इस कहानी को शानदार अंदाज में, शानदार तरीके से शुरू करते हैं। हिंदी का दूसरा नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है उसने कहा था। ठीक है ना, हिंदी का दूसरा नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था, ये कहानी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा संजीदगी से भरा हुआ कहानी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। ध्यान रखिएगा, इस कहानी को आप जितना बार पढ़ेंगे ना, एकदम दिल भर आएगा। उसने कहा था एक दिव्य प्रेम की कहानी है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो कहानी है उसने कहा था। हम लोग किस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं? उसने कहा था, उसने कहा था। सबसे पहली बात कि उसने कहा था, ध्यान रखिएगा, एक कहानी है। क्या है? उसने कहा था पाठ की कौन सी विद्या है? तो जवाब याद रखिएगा, उसने कहा था एक कहानी है। और ये कैसी कहानी है? तो याद रखना बाबू, उसने कहा था, ये जो कहानी है, ध्यान रखिएगा, उसने कहा था ये जो कहानी है, यह दिव्य प्रेम की कहानी है। ध्यान रखिएगा, दिव्य प्रेम की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है। ठीक है ना, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं कि प्रेम में बलिदान की कहानी है। इसी को कह सकते हैं कि प्रेम में बलिदान की कहानी है, प्रेम में बलिदान की कहानी, प्रेम में बलिदान की कहानी है। ये जो कहानी है ना, ध्यान रखिएगा, ये प्रेम में बलिदान की कहानी है। ठीक है, मतलब ये कहानी ऐसा है कि इसमें प्रेम में लहना सिंह अपना बलिदान दे देता है, अपना जान न्यौछावर कर देता है, इसलिए कहते हैं कि ये प्रेम में बलिदान की कहानी है। क्लियर हुआ? इसलिए क्या कहते हैं, यह जो कहानी है यह प्रेम में बलिदान की कहानी है। चलिए आप लोग जल्दी से जवाब बताइए, आप लोग जल्दी से जवाब बताइए, ये जो आपका कहानी है उसने कहा था, इस चैप्टर के कहानीकार कौन है? इस चैप्टर के लेखक कौन है? जल्दी से बताओ बाबू। ये जो आपका कहानी है उसने कहा था, इसके कहानीकार कौन है? जल्दी से बताइए। हाँ, कहानीकार के बारे में ना जितना जल्दी हो सके आप हमें बताइए कि इसके कहानीकार कौन है। याद रखना बाबू, इसके कहानीकार हैं? चलिए बहुत बढ़िया, सर आपसे दोबारा पढ़ रहे हैं, क्या बात है। तो इसके लेखक कौन है बाबू? जल्दी से जवाब बता दो आप लोग। इस कहानी के कहानीकार, इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो याद रखिएगा, इस कहानी के कहानीकार हैं कौन? इस कहानी के कहानीकार हैं, ध्यान रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहानीकार के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है बाबू? चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस कहानी के कहानीकार हैं। ठीक है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस कहानी के कहानीकार हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किनके बारे में पढ़ेंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पढ़ने के बाद हम लोग फिर कहानी में आएंगे। कहानी का सारांश सबसे पहले लेखक परिचय। लेखक के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस कहानी का सारांश, और उसके बाद हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, और उसके बाद बाबू आपका ये चैप्टर द एंड होगा। ठीक है ना,
तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में पढ़ते हैं और इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा और बाबू समझने का पूरा प्रयास करिएगा। ठीक है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जबकि हम आपको पढ़ा चुके हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में। सबसे पहली बात, उसने कहा था ये कैसी कहानी है, तो बाबू ये दिव्य प्रेम की कहानी है, तो इसलिए ये पाठ की कौन सी विद्या है, ये पाठ की कौन सी विद्या है, यह एक कहानी है, याद रखिएगा। उसने कहा था पाठ की कौन सी विद्या है, यह कहानी है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। इसके लेखक कौन है, लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस कहानी के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस कहानी के लेखक हैं। रचना, इस कहानी का रचना कब हुआ है, तो रचना हुआ है 1915 में। यह भी पूछा जाता है कि ये उसने कहा था कहानी किस वर्ष रचित है, किस वर्ष में रचित है। उसने कहा था जो कहानी है ये कब का रचित है, तो ध्यान रखिएगा उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी का लिखा हुआ है। ठीक है ना। उसने कहा था ये जो कहानी है ये कब का लिखा हुआ है, 1915 ईस्वी का लिखा हुआ है, याद रहेगा बाबू। उसने कहा था कहानी कब का लिखा हुआ है, 1915 ईस्वी का ये कहानी लिखा हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म याद रखिएगा 7 जुलाई 1883 को हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ है, 7 जुलाई 1883 को हुआ है। अच्छा, आप लोगों से एक बात पूछते हैं, जरा बताइएगा। बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स के किताब के बारे में बोल रहे हैं। बाबू किताब निकालने में ना हमको लग रहा है कि बड़ा देर लगा देगा किताब वाला। हम ऐसा करें, आप लोग के लिए एक तोहफा देते हैं, ठीक है ना। अनाउंस करें कि ना करें कुछ समझ में ना आ रहा है हमें। आप लोग के लिए एक तोहफा देते हैं, किताब ना निकालते हैं और किताब का जो भी मटेरियल है, किताब का जो भी मटेरियल है अंदर में, उसका जो हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट है जो किताब में छपने वाला था, वो पीडीएफ फॉर्मेट हम फ्री में आपको दे दें। बताइए, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं। जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हैं उनको फ्री पीडीएफ डाल देते हैं, आराम से बच्चे देखते रहेंगे। बोलिए क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हो बाबू। जैसा कहोगे वैसा करेंगे। किताब निकालने में बड़ा देरी हो जाएगा भाई, और किताब का प्राइस भी आएगा ज्यादा। आप लोग कहेंगे कि सर क्रैश कोर्स से ज्यादा किताबें का प्राइस है, तो उससे बढ़िया है कि हम फ्री में आप लोग को पीडीएफ दे देते हैं और आप लोग आराम से पीडीएफ से पढ़ाई कर लीजिए, या फिर मन होगा तो आप उसको प्रिंट निकलवा लीजिए, जैसा आपका इच्छा, तुरंत। ठीक है ना। क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। अगर आप लोग का इच्छा हो तो हम किताब की जगह वो पीडीएफ दे देते हैं, किताब वाला पूरा मटेरियल, जो किताब छपने वाला था ना वो पूरा मटेरियल हम आपको दे देते हैं, क्योंकि किताब निकलने में बड़ा दिन हो जाएगा। अभी तक तो 10th वाला किताब नहीं आया है, सोच लो अभी तो 12th वाला फिर और लेट हो जाएगा, या फिर 10th 12th दोनों निकालेगा तब तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा। सोच लो भाई, 10th वाले का भी किताब नहीं निकला है, 12th वाले का भी किताब नहीं निकला है। हालांकि 10th वाला किताब तो अब छापने में लग गया है, उसका प्रोसेस आ गया है, तो 10th वाला किताब आ जाएगा। लेकिन 10th वाले किताब में भी अभी कम से कम 1 सप्ताह टाइम लगेगा, 10th वाले में 1 सप्ताह लगेगा, 12th वाले में तो बहुत दिन लगेगा। तो अभी तो हमें लग रहा है ना कि वही सबसे बेहतर होगा। क्या कहते हो बाबू, जल्दी से बताइए। पीडीएफ ही डाल दें, पीडीएफ ही। चलिए देखते हैं कल तक, ठीक है ना। कल पहले हम देख लेते हैं कि पीडीएफ का क्या स्थिति है और उसके बाद आपको डालते हैं, ठीक है। कल हम क्रैश कोर्स में अपडेट देंगे कि फाइनल कब पीडीएफ डाल रहे हैं। कल शाम में क्रैश कोर्स जो होगा ना उसमें हम आपको अपडेट दे देंगे कि आपका पीडीएफ कब हम डाल रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का, कल अपडेट मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म हुआ है 7 जुलाई 1883 को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ है, ध्यान रखिएगा 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ है। निवास स्थान और जन्म स्थान आप कहिएगा जयपुर राजस्थान। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निवास स्थान कहाँ है, जयपुर राजस्थान। अगर जन्म स्थान भी पूछेगा तो जयपुर राजस्थान ही बोलिएगा, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी ये चीज पूछ देता है, ठीक है ना। हालांकि इनका मूल निवास है जो गुलेर गांव में है, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। मूल निवास जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना बाबू। पिताजी का नाम है पंडित शिवराम
इनके पिताजी का नाम क्या है? पंडित शिवराम, याद रखिएगा। और इनका मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर 1922 को। इनका मृत्यु कब हुआ है? 12 सितंबर 1922 को इनका मृत्यु हुआ। किनका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। यानी कि जन्म हुआ 7 जुलाई 1883 को और मृत्यु हुआ है 12 सितंबर 1922 को। मृत्यु कब हुआ है? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ है। ठीक है ना? यह ध्यान रखिएगा कि मुख्य रचना, ये संपादन मत याद कर रखिएगा। संपादन के बारे में याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है, हम इसको ना हाइड कर देते हैं, और नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसमें भी लग जाएंगे रटने में। ठीक है ना? चलिए, उसको मत याद करिएगा, आप सीधे अब इधर देखिए। इनकी रचना कौन कौन सी? इनकी प्रमुख रचना को याद कर लीजिएगा। जैसे इनकी प्रमुख रचना के बारे में बाबू अगर बात किया जाए तो इनकी प्रमुख रचना है सुखमय जीवन। अगर कहानी का बात किया जाए तो कहानी में आता है सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। ये दो इनका इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जो कि बार बार पूछता है, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। ठीक है ना? परीक्षा में बार बार पूछता है कौन कौन? सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। हमेशा परीक्षा में बाबू ये पूछते रहता है सुखमय जीवन किनकी रचना है, बुद्धू का कांटा किनकी रचना है। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? ध्यान रखिएगा बाबू। क्लियर? समझ में आ गया ना बाबू? हाँ, एक बच्चे कह रहे हैं कि सर जी पहले बोले थे कि बुक आएगा, अब बोल रहे हैं कि नहीं आएगा। हम तो अभी भी नहीं बोल रहे हैं कि नहीं आएगा, हम तो ये कभी नहीं बोल रहे हैं कि नहीं आएगा। आएगा, लेट से आएगा, हम तो ये बोल रहे हैं ना, क्योंकि बुक छापना हमारा काम नहीं है, हम भी किसी दूसरे पर निर्भर हैं। आप लोग हमें प्रेशर देते हो, हम अगला को प्रेशर देते हैं, लेकिन क्या करें, हम तो आपका बात सुनते हैं लेकिन अगला हमारा बात उतना सीरियसली नहीं सुनता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम है। हमारे जैसे किताब छापने वाले उसके पास बहुत जाते हैं, तो वो उसी अंदाज में लेता है ना। समझ में आ रहा है ना? जिस तरीके से हम उसके पास किताब छपवा रहे हैं, हमारे जैसे कई एक लोग हैं जो उनके पास किताब छपवाते हैं, तो वो उनको लगता है कि छोड़ो आराम से करेंगे ना, बहुत कस्टमर है। ठीक है, बात ये है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि किताब नहीं आएगा, हम ये बोल रहे हैं समय से नहीं आएगा। और आप लोगों को जब समय से कोई चीज़ ना मिले तो फिर क्या फायदा? समय का वैल्यू होता है ना जी। तो इसलिए हम ये प्रस्ताव रखे कि अगर कहिए तो हम आपको दे देते हैं पीडीएफ, अगर आपका इच्छा नहीं है तो नहीं देंगे, क्या दिक्कत है? हम तो ये कभी नहीं बोले हैं बाबू कि नहीं आएगा। हम तो बता दिए कि अभी 10th वाला किताब बोला है कि 1 सप्ताह में आ जाएगा, फिर 12th वाला का भी बोला है कि जब पहले 10th का आने दीजिए तब ये वाला देखेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं बताइए? समझ में आ रहा है ना? तो हम आपकी सहूलियत के लिए बोले, बाकी आपका इच्छा। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तो इनकी कहानियां याद रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। कौन कौन सा कहानी है? एक है सुखमय जीवन और दूसरा है बाबू बुद्धू का कांटा, याद रखिएगा। अच्छा, निबंध की बात करें तो इनका बहुत सारा निबंध भी है। निबंध है जैसे कछुआ धर्म हो गया, पुरानी हिंदी हो गया, भारतवर्ष हो गया, डिंगल हो गया, संस्कृत की टिपरारी हो गया, ये सब क्या है? इनका निबंध है। तो बस लेखक परिचय के बारे में इतना ही आप लोग याद रखिए। ठीक है ना? एक लड़का कह रहा है कि सर किताब छापने वाला का नंबर दे दीजिए, उसको घर से उठवा लेंगे। सही में बता रहे हैं, आप लोग को मजाक लगता होगा ना, लगता होगा कि प्रिंस सर लेट कर रहे हैं। हम नहीं लेट कर रहे हैं भाई। उससे जब बात करते हैं ना किताब वाले से, आप कहिए कि सर तो उसको बदल काहे नहीं लेते हैं, सबके पास वही स्थिति है। जो छापने वाला है ना किताब, सबके पास वही स्थिति है। सब में जो हमको ये अच्छा लगा था ना, हम इसको पकड़े थे। ठीक है, सबका वही स्थिति। बतियाइए, उससे बतियाइएगा ना, हाँ किताब छपा रहा है, अरे नहीं सर देखिए ना मशीनें बिगड़ गया है। लीजिए, अब क्या कहिएगा? दोबारा फोन करिएगा, क्या जी किताब छाप रहे हैं, बच्चा सब भी आ रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। क्या कहें सर, बेटी की तबीयत खराब हो गया है, हॉस्पिटल में आयल हैं। लीजिए, अब क्या बताइएगा? क्या बोलिएगा कि काहे हॉस्पिटल में चल गए हैं? तो आप सिर्फ समस्याओं को नहीं देखते हैं, हमारे पास अनेक समस्याएं आती हैं, हम उस पर निर्भर हैं। वो जैसे टहला रहा है, हम टहल रहे हैं। अब क्या करें, हमारे हाथ में नहीं ना है, यही बात है।
समझ में आ गया ना, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जैसा होगा वैसा हम करेंगे, क्योंकि पीडीएफ तो बाबू हम तैयार करके उसको दिए हैं, तो पीडीएफ हमारे पास है, तो पीडीएफ जैसा अगर आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। अब बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, ठीक है ना। बताओ बाबू, सही है? तो जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, ठीक है ना। चलिए चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इतना सब कुछ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, रचना 1915 ईस्वी का है, जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ है, निवास स्थान जयपुर राजस्थान है, मूल निवास गुलेर गांव में है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, पिताजी का नाम है पंडित शिवराम, निधन यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु हुआ है 12 सितंबर 1922 को। रचना याद रखिएगा सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, इनकी दो कहानी है, और कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, ये सब इनका निबंध है। तो इतना आप लोगों को चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में याद रखना है, ठीक है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में इतना आपको याद रखनी है। अब हम लोग देखते हैं सारांश, जो कि एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और सारांश इस चैप्टर का हम लोग देखेंगे। सारांश आप लोग लिखने के लिए सीखिए, क्योंकि सारांश याद नहीं किया जाता है, समझिए ना बात को ना। सारांश कभी भी याद नहीं किया जाता है। सारांश को अगर आप याद करेंगे ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए सारांश को कभी भी याद मत करिए। सारांश याद करने का चीज नहीं है, सारांश खुद से लिखने का चीज है, ठीक है ना। सारांश जो है ना बाबू, ध्यान रखिएगा, खुद से लिखने का चीज है, तो इसको याद करने का प्रयास बिल्कुल मत करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था, क्या लिखेंगे हम, बताओ बाबू। लिखेंगे उसने कहा था कि लेखक जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इस कहानी में एक लड़का और एक लड़की दो मुख्य पात्र हैं। इस कहानी में एक लड़का और एक लड़की दो मुख्य पात्र हैं। दोनों क्या हैं, सिख हैं। दोनों अपने मामा के यहाँ आया है। एक दिन उसकी मुलाकात जो है वो दुकान पर हो जाती है। लड़का लड़की का मुलाकात होता है ना दुकान पे, यानी लहना सिंह का और सूबेदारनी का, दोनों का मुलाकात दुकान पे हो जाता है। उसी दिन दोनों के बीच प्रेम का बीजारोपण हो जाता है। जिस दिन दुकान पर मुलाकात होता है उसी दिन प्रेम का बीजारोपण भी हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, उसी दिन प्रेम का बीजारोपण हो जाता है, पर होनी तो कुछ और लिखी थी। प्रेम का बीजारोपण तो हो गया, लेकिन नसीब में तो कुछ और लिखा हुआ था। लड़की की शादी सूबेदार हजारा सिंह से हो जाती है। प्रेम करता था लहना सिंह, लेकिन लड़की का शादी हो गया हजारा सिंह से, ठीक है ना। बात वही हो गया कि कृष्ण भगवान प्रेम करते हैं राधा से और शादी करते हैं रुक्मिणी से, ठीक है ना। और कृष्ण भगवान को चाहने वाली मीरा बेचारी अलगे बैठल है। तो यहां पर वही वाला बात हो गया कि नसीब में तो कुछ और ही लिखा था, ठीक है ना। लड़की सूबेदार हजारा सिंह से शादी कर लेती है। सूबेदार हजारा सिंह और उसका बेटा फ्रांस के फौज में भर्ती है। फ्रांस के फौज में भर्ती है और लहना सिंह भी जमादार के पद पर फ्रांस के सेना में है। लहना सिंह भी जो है वो कहाँ है बाबू, जमादार के पद पर सेना में है। कहानी अपने विकास में दूसरी बार सूबेदारनी से जमादार लहना सिंह की भेंट करा देती है। यानी कि अब लहना सिंह यानी कि उस लड़की का जो पति है, उस लड़की का जो बेटा है, और फिर इधर जो लहना सिंह है, तीनों चल गया है फौज में। फ्रांस की तरफ से लड़ने के लिए तीनों फौज में गया है। लेकिन जब छुट्टी पर आता है तो देखिए नसीब लहना सिंह को मिलवा देता है, किससे, सूबेदारनी से। जब वह अपने जमीन के मुकदमे की पैरवी के लिए जब घर आया था तो उसकी मुलाकात होती है किससे, सूबेदारनी से। और इसी समय वह लड़की जो अब सूबेदारनी है वह लहना सिंह से पति और पुत्र की युद्ध में रक्षा करने की भीख मांगती है। जब लहना सिंह घर आता है, सूबेदारनी से मिलता है, तो सूबेदारनी कहती है कि जिस तरीके से बचपन में हमारी रक्षा किए थे उसी तरीके से हमारे पति और हमारे बेटे की रक्षा करना। वो रक्षा की भीख मांगती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यही उसका कहना है। मात्र इतना ही उसने कहा था, फिर पूरी कहानी लहना की स्मृति में ही जवान होती है। मतलब इतना बात लिखा गया है और उसके बाद बाकी तो सब बात लहना के याद में आता है मरते समय। अर्थात उसका प्रेम जो है वो सूबेदारनी के प्रति यहीं से फलने के बाद विकसित होता है।
जीवन के प्रारंभिक प्रवाह के साथ ही लहना ने सूबेदारनी के प्राण बचाए थे जब एक तांगे वाले का घोड़ा बिगड़ गया था और वह स्वयं घोड़ी की लातों में चला गया था। एक तांगे वाला का घोड़ा जब बिगड़ गया था और सूबेदार ने, वो जो लड़की है वो जब घोड़े के टांगों के पास चली गई थी तो उस लड़की को बचाने वाला लहना सिंह ही था। दोनों में प्रेम तभी उपजा था, ठीक है ना। 25 वर्षों के बाद पहली बार सूबेदारनी ने जो कुछ मांगा है उसके एवज में लहना ने अपने प्राण ही न्यौछावर कर दिए। पहली बार सूबेदारनी ने जो कुछ मांगा उसके एवज में लहना सिंह तो प्राण न्यौछावर कर दिया भाई। हजारा सिंह और बोधा सिंह दोनों समझ गए थे कि लहना हम लोगों का ख्याल ज्यादा करता है, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे इस चैप्टर में कि खुद जाड़ा से कपकपाते रहता है लहना सिंह, लेकिन अपना जैकेट उतार करके बोधा सिंह को ओढ़ा देता है। पढ़े थे ना, हैं? ध्यान से सुनिएगा। सूबेदार भी लहना को ज्यादा चाहने लगा था। सूबेदारनी ने मात्र इतना ही कहा था कि तब तुमने तांगे से घोड़े से मेरे प्राण बचाए थे और अब मैं तुम्हें अपने पति और पुत्र दोनों को सौंप रही हूं। आंचल पसार करके तुमसे यह मांगती हूं कि तुम उन दोनों की रक्षा करना। लहना ने इस भीख रूपी कर्तव्य को अपने माथे चढ़ा लिया था और अंततः इसी की खातिर अपने प्राण देकर के भी उसे सदा करना पड़ा। इसी के चलते उसने प्राण तक का भी त्याग कर दिया। इसी के चलते लहना सिंह क्या करता है, अपने प्राण तक को त्याग कर देता है। समस्त घटनाक्रम और कथानक का विकास लहना के स्मृति में चित्र रूप में होता रहा। चारित्रिक दृष्टि से इस कहानी में यथार्थ की भूमि पर एक महान आदर्श की प्रतिष्ठा की गई है। लहना का व्यक्तित्व इन्हीं सर्जित हुआ है। इसके प्रेम में वासना का लेस भी नहीं है। एक सैनिक की तरह लहना ने अपने दिए हुए वचन की रक्षा में निज प्राणों का विसर्जन किया है। ऐसे प्रेम को हम मधुर प्रेम की ही संज्ञा प्रदान करेंगे, क्योंकि सूबेदार हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सभी एक ही वचन विधि के विकसित पुष्प होते हैं। सबसे चरित्र में एक साथ ही धीरता, गंभीरता, निर्भयता तथा देशभक्ति एवं अपने सरदार की आज्ञाओं के सहस्त्र पालन की भावना कूट कूट कर भरी है। इन सब का चित्रण संवादों के साय में ही हुआ है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस कहानी का सारांश लिखना है। हालांकि इस कहानी का सारांश अभी तक पूछा नहीं गया है। पहला चैप्टर जो था ना आपका, पहला जो चैप्टर था उसका सारांश पूछा गया है। नहीं बाबू, इस कहानी का भी सारांश पूछा गया। सॉरी, हम गड़बड़ा रहे हैं। इस कहानी का भी सारांश पूछा गया था 2011 में और 2014 में। इस कहानी का सारांश पूछा गया था। सॉरी, हमको मिस्टेक हो गया था। सारांश पूछा गया था 2011 में और 2014 में इस कहानी का सारांश पूछा गया था, ठीक है ना। 2011 में और 2014 में इस कहानी का सारांश पूछा गया है। गुरुजी सारांश डायरेक्ट लिखेंगे या कुछ हेडिंग भी? इस तरीके से हेडिंग लिख दीजिएगा ना। उसने कहा था कहानी का सारांश, ऐसे लिखिएगा। उसने कहा था कहानी का सारांश, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। ध्यान से, ये पूछा गया है 2011 में और 2014 में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। लेखक का नाम याद करने का ट्रिक लाइए। ओके, ठीक है। YouTube पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। YouTube पर ये वीडियो आपको मिल जाएगा, लेखक के नाम याद रखने की ट्रिक। बिल्कुल मिल जाएगा बाबू, चिंता ना करिए आप। चलिए, तो ये सारांश कितने बच्चे से लिखा जाएगा, जल्दी से बताइए। अपना मन से याद करके सारांश नहीं लिखाता है। कभी भी सोचिएगा कि हम याद करके और रट करके सारांश लिख लेंगे, कदापि संभव नहीं है। ऐसे ही लिखना पड़ेगा। बताओ बाबू, जवाब बताओ, कितने बच्चों से लिखा जाएगा? लिखा जाएगा, लिखा जाएगा ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसमें जो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टोटल सब्जेक्टिव 6 क्वेश्चन हम आपको भी देने वाले हैं, और ये 6 क्वेश्चन आप याद करके जाइए। परीक्षा में हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। ये 6 क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से याद करके जाइए। चलो बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो लिखेंगे उसने कहा था कहानी जो है वो 5 भागों में बटी गई है, 5 भागों में बट गया है और इसके 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। लिखेंगे उसने कहा था कहानी जो है ना वो 5 भागों में बांटी गई है और इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध के दृश्य हैं। दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का दृश्य है, याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का दृश्य है, ठीक है। तो पहला का आंसर हो गया। दूसरा, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। यह क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने का चांसेस है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। केंद्रीय भाव क्या है तो लिखेंगे उसने कहा था एक दिव्य प्रेम की कहानी है। उसने कहा था जो कहानी है एक दिव्य प्रेम की कहानी है। ऐसी कहानी देखने को नहीं मिलती है। आजकल की प्रेम कहानियां तो शरीर स्तर पर संचारित होती है, ठीक है ना। यह गुलेरी जी की कहानी है जिसमें दिव्यता, उदारता और भावों की निष्ठता विद्यमान है। यानी कि इस प्रकार की कहानी जल्दी देखने के लिए नहीं मिलती है। ये तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है कि जिसमें आपको दिव्यता भी दिखता है, उदारता भी दिखता है और भावों की निष्ठता भी दिखता है। यह कहानी शुद्ध प्रेम की कहानी है। यह प्रेम की एक मिसाल कहानी है, ठीक है ना, ठीक है। ये प्रेम की एक मिसाल कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, पहला के बाद ओहो गड़बड़ा गया है नंबरिंग बाबू। पहला के बाद दूसरा हो गया, दूसरा के बाद ये तीसरा हो गया, तीसरा के बाद ये चौथा, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं, तब तो ज्यादा हो जाएगा। तीसरा के बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 को क्वेश्चन हो जाएगा तब। चलिए उसने कहा था शीर्षक कहानी में लपटन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ। बड़ा छोटा इसका आंसर होगा, परीक्षा में भी आएगा तो आप छोटा ही आंसर लिखिएगा, ठीक है ना। उसने कहा था शीर्षक कहानी में लपटन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ। परीक्षा में पूछ रहा है कि लपटन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ, वही लिखेंगे कि भाई लपटन साहब की जेल से, ये लपटन साहब की जेब से बेल के आकार के 3 गोले निकले। बेल के आकार के 3 बम निकले थे ना, गोला, ठीक है। तो बस इतना ही लिखिएगा। आगे, फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था, बताओ बाबू। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था, ठीक है ना। फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए एक बच्चे कह रहे हैं कि सर शरीर स्तर मतलब क्या होता है। बाबू आजकल का जो प्रेम होता है ना वो दिल से नहीं होता है, शरीर स्तर पर प्रेम होता है। मतलब प्रेम नहीं, वो आकर्षण है। तो यही बताया गया है कि आजकल का जो प्रेम है ना वो शरीर स्तर पर संचालित होता है, सिर्फ अट्रैक्शन है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरंगी मैम के बारे में क्या क्या बात है तो लिखेंगे फिरंगी मैम के बाग में मखमल सी हरी घास थी। यहां पर बताया गया है ना कि फिरंगी मैम के बाग में मखमल सी हरी घास थी। फिरंगी मैम के पास जाने पर वह फल और दूध की वर्षा कर देती थी। फिरंगी मैम के पास जाने पर वह फल और दूध की वर्षा कर देती थी, ध्यान रखिएगा। यानी कि फिरंगी मैम के पास इन सब चीजों था। चलिए भैया अगला नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया। लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया। लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया तो लिखेंगे लहना सिंह ने बोधा की जान बचा करके अपनी जान दे दी। साथ ही साथ सिर्फ बोधा सिंह की नहीं, सूबेदार की भी जान बचा करके अपनी जान दे दी। सूबेदारनी ने लहना सिंह को पति और बेटे की रक्षा करने की जो भीख मांगी थी, ऐसा ही लहना सिंह ने कर दिया। ऐसा त्याग दिव्य है और प्रशंसनीय है। बस इतना लिखिए ना तो नंबर एकदम पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। क्वेश्चन आएगा कि लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे लहना सिंह के प्रेम के बारे में तो लिखेंगे बोधा सिंह सूबेदार का बेटा था। जो बोधा सिंह था ना वो सूबेदार का बेटा था। युद्ध में वह लहना सिंह और सूबेदार के साथ गया था। लहना सिंह ने युद्ध में उनकी जान बचाई और अपनी जान दे दी। लहना सिंह अपनी जान दे करके सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह की जान बचाता है, क्योंकि सूबेदारनी ने उसका ये सूबेदारनी से उसका दिव्य प्रेम था। वासनात्मक कलयुगी प्रेम नहीं था, यानी कि कलयुग वाला प्रेम नहीं था, एकदम दिव्य प्रेम था। बोधा सिंह की प्राण रक्षा लहना सिंह ने कर दिया।
ठीक है ना। बोधा सिंह की प्राण रक्षा किया लहना सिंह ने, यानी कि अपने प्राणों के भी बलि दे करके बोधा सिंह ने उसके पति, किसके पति, सूबेदारनी के पति और बेटे की रक्षा की। तो यह उसके प्रेम के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला चौथा पचमा के बाद अब छठा नंबर, लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। चौथा के बाद ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा और ये सातवां नंबर। लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछ दे ये वाला, ठीक है ना। लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें, तो लिखेंगे लहना सिंह का, ये लहना सिंह एक वीर सिपाही है, वह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक भी है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरीके से उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर करके सामने आई है। सबसे पहला, लहना सिंह जो है वो कहानी का नायक है। लिखेंगे हम लोग कि कहानी का समस्त घटनाक्रम जो है वो लहना सिंह के ही आसपास घटता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है, यानी कि लहना सिंह जो है वो कहानी का प्रमुख पात्र है और नायक भी है। दूसरा, सच्चा प्रेमी है। लिखेंगे कि लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी भी है। बचपन में उसके हृदय एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो प्रेम था। यद्यपि उसे अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा करके रखा, ठीक है ना। तीसरा, बहादुर और निडर है। लहना सिंह जो था ना वो बहादुर था और निडर भी था। लिखेंगे लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है। वो निडर भी है और बहादुर भी है, तभी तो बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझता है। लहना सिंह कहता है ना कि बैठे रहने से बेहतर है कि युद्ध करेंगे। लहना सिंह कहता है ना कि बैठे रहने से बेहतर है कि हम युद्ध करेंगे, यानी कि वो बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझता है। आगे, वचन पालन है, जो कहता है वो करता है। तो लिखेंगे कि सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी, लेकिन लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो लहना सिंह के बारे में कहा गया है कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण करिए कि लहना सिंह वास्तविक में कैसा था। तो लहना सिंह के बारे में चरित्र चित्रण इस तरीके से कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका ये दूसरा नंबर चैप्टर भी समाप्त हो गया, एंड हो गया, ठीक है ना, ये सब एंड हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए परेशान मत होइएगा, ऑब्जेक्टिव हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, इतना प्रैक्टिस करवाएंगे ना कि आप ऊब जाएंगे, ठीक है ना। ये आप छोड़ दीजिए हम पर। सर जी अपने भाषा में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल अपने ही भाषा में लिख सकते हैं भाई, क्योंकि परीक्षा में ना अपने ही भाषा में लिखा जाता है, तो इसलिए अपने ही भाषा में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? अपने ही भाषा में लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना? ध्यान रखिएगा इस बात को। अपने भाषा में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? सच में सर ये बड़ा अनोखा प्रेम था। हाँ भाई, जिसे पा न सके उसके लिए जान तक दे दिए, यही प्रेम था, ठीक है ना। तो चलिए फाइनली बाबू, अब आपका ये दूसरा नंबर चैप्टर समाप्त हो गया। जितना क्वेश्चन हम गेस किए हैं इतना क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, एकदम रट जाइएगा, ठीक है ना। पूरा याद कर लीजिएगा, जितना क्वेश्चन हम दिए रहे हैं ना उतना क्वेश्चन को पूरा याद कर लीजिएगा, तभी जाकर के मामला बनेगा, और नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। तो इतना क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलो बाबू, अब आज की शानदार सी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम आप लोगों से अब अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, गुड नाइट। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं कि सर जी आप जल्दी से आइए। तो लीजिए बाबू, फाइनली हम आपके सामने प्रेजेंट हैं, हम आपके सामने आ चुके हैं।